गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, क्लास 9, चैप्टर फर्स्ट, इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, ये पालमपुर की है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इस विलेज में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो हम एक विलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो विलेज के बारे में बात करते ही हमारे दिमाग में आता है एक ऐसा सा गाँव जहाँ पे रोड होगी, जहाँ पे सड़क होगी और यहाँ पे छोटे मोटे साधन होंगे, ठीक है, जिनसे वो ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो आपको बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और एक रोड दिखाई दे रही है, ठीक है। और रोड के किनारे आपको पेड़ और घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि एक्टिविटी क्या होती है, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका प्यारा दोस्त। तो ठीक है, हम पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है कि हम एक पालमपुर की स्टोरी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर मैं किसी भी विलेज की बात करूँ, किसी भी मॉडर्न विलेज की बात करूँ, तो वहाँ की जो मेनली एक्टिविटीज़ होती है वो बेटा फार्मिंग होती है। अब आपको पता होगा कि फार्मिंग क्या, यानी फार्मिंग का मतलब है कि हम खेती से, सॉइल से कुछ उत्पन्न करें, यानी हम सीधे तौर पर खेती करें। ये एक्टिविटीज़ जो हमें नेचुरल फैक्टर सॉइल वाटर, ठीक है, सॉइल वाटर से हमें कुछ निकाल के दें, नेचुरल रिसोर्स, वो हमारी कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी कहलाती है, जिसमें हम गेहूँ वगैरह सब उगाते हैं, ठीक है। गेहूँ वगैरह सबका उत्पादन होता है। तो मेनली जब हम गांव की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती होगी, तो स्मॉल स्केल पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो कहाँ पे होती है, विलेज में। तो विलेज में हमें एक डेयरी देखने को मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह, या आपको मंडी में पहुँचाने के लिए ट्रैक्टर वगैरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो लिमिटेड स्केल पे। अगर आपको स्कूल भी दिखाई देंगे तो छोटे लेवल के, है ना, यानी जिसको हम कह सकते हैं 7वीं 8वीं। अगर बड़ी पढ़ाई करनी तो आपको सिटी वगैरह में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेबर मिल जाती है आराम से, खेत में काम करने के लिए किसान मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो हम इसी तरह एक इमेजिनरी विलेज बोलूँ तो मैंने इमेजिन करके कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होती होगी, तो उस विलेज के बारे में यहाँ पे हम तो इमेजिनरी विलेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, जिसका नाम क्या है, पालमपुर है। तो पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है जहाँ पे रोड है, प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना यहाँ पे भी शायद आई होगी, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, सिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या बातें हैं वो देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कौन कौन सी टोंगा वगैरह चलता है, ठीक है। यहाँ पे कार चलती है, बोगी चलते हैं, बफोलोस वगैरह का सवारी होती है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें होती है, कहाँ पे, पालमपुर में, यानी मेन रोड से ये जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे जब अदर साधन की बात करें, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, वो भी यहाँ पे रन करते हैं। यानी यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सारे चीज़ें अवेलेबल है, यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप है। हम बात ये करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फिर यहाँ पे विलेज में कौन कौन रहते हैं। तो यहाँ पे अबाउट 450 फैमिलीज हैं जो बिलोंग करती है, जहाँ पे अलग अलग कास्ट रहती है। अब कास्ट हमारे यहाँ पे मेनली 3, SC, ST और OBC, यानी जिसमें 80% जो लोग हैं वो किससे बिलोंग करते हैं बेटा, अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अपर कास्ट में 4 कास्ट हैं यहाँ पे मेनली है, क्षत्रिय वैश्य वगैरह जो भी लोग हैं, ब्राह्मण वगैरह, वो कौन से अपर कास्ट में बिलोंग करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं दलित आते हैं, जिसको हम SC बोलते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट जनरली गरीब होते हैं। ये गरीब क्यों होते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकली डिप्रीव होते हैं, ठीक है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके घर प्लास्टिक है या प्लास्टर है या सीमेंटेड है, यानी पक्के हाउस है। गरीब लोगों के घर कच्चे हैं,
ठीक है। तो हमारे देश में जनरली ऐसा ही हाल होता है, यानी गांव के एक तरफ अमीर या अपर कास्ट के लोग रहते हैं और एक तरफ लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन जनरली आज के समाज में, मॉडर्न विलेज में शायद ये देखने को ना मिले। अब चारों तरफ हो गए। और गांव किससे कनेक्टेड है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप सब जानते हो कि ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, सारी चीज़ों के करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जिसकी बात कर रहे थे प्राइमरी स्कूल की, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है दो क्या है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स है। पालमपुर में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वगैरह, अगर आप बीमार वगैरह पड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी, यानी प्राइवेट प्लस एज वेल एज पब्लिक, ठीक है। तो हमने इसके बाद में क्या पढ़ा? यहाँ पे वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, हेल्थ केयर सेंटर है, यानी एक कह सकें एक तरह से मॉडर्न विलेज है जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पालमपुर की स्टोरी, लगभग भारत के हर गांव में इस तरह की आपको सर्विसेज मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इस विलेज में और बाकी चीज़ें कौन कौन सी अवेलेबल है। तो ये हमने पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ा, यहाँ की सर्विसेज के बारे में पढ़ा, जो आपको यहाँ पे मॉडर्न होने के लिए पूरी। तो दोस्तों अभी हमने ये पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। तो इस विलेज में फार्मिंग एक्टिविटी मेन है, फिर इसके बाद में स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है, फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट वगैरह, शॉपकीपर वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है। अभी हमने ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो अभी हमने फार्मिंग एक्टिविटी पे कंसर्न थे कि यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है। अब हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर मैं किसी भी चीज़ से प्रोडक्शन लेना चाहूँगा तो मुझे सबसे पहले किसकी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी? लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो नेचुरल रिसोर्स है उसका पहला रिसोर्स कौन सा है? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। सेकेंडली मुझे उस लैंड पे काम करने के लिए क्या चाहिए होगा? लेबर्स चाहिए होगा, या ठीक है। लेबर चाहने के बाद मुझे उसके लिए पैसा चाहिए, यानी तीन मेनली चीज़ होगी मेरे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल। यानी पैसे के साथ साथ मुझे लेबर चाहिए, और उस लेबर किस पे काम करने के लिए मेरे पास ज़मीन चाहिए। तो ये बात क्लियर होगी। तो तीन इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट है, लैंड, लेबर, कैपिटल। अब हम ये पढ़ेंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है या कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है तो मुझे ज़मीन के साथ लेबर, लेबर के साथ पैसा चाहिए, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि फिक्स कैपिटल कौन सा होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। फिक्स कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? ऐसा कैपिटल जिनसे हम फिक्स मशीन्स खरीदते हैं, टूल्स खरीदते हैं, या जिसको हम एसेट्स कहते हैं उनको खरीदते हैं, टूल्स मशीन्स वगैरह को खरीदते हैं, वो उसका काम आता है फिक्स कैपिटल का। यानी जो मैंने एक बार पैसा लगा दिया उसको मैं बाहर वापस नहीं निकाल सकता, यानी लॉन्ग टर्म के लिए वो मेरे पास जमा हो गया। यानी जैसे मशीन खरीद लिया मैंने, टूल्स खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, ये सारी किसके अंदर आती है? फिक्स कैपिटल के अंदर आती है। फिक्स कैपिटल वो है जिससे हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं। अब बात आती है दोस्तों सेकंड बी पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिससे रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, यानी सामान खरीदने के लिए अगर मैं सामान को प्रोडक्शन करना चाहता हूँ तो फिक्स कैपिटल के साथ साथ मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। यानी मुझे कुछ काम करना है तो मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पैसे को हम कौन सा कैपिटल बोलते हैं? वर्किंग। यानी काम करने के लिए जो हमारे पास कैश अवेलेबल है उसको वर्किंग यानी कैश इन हैंड कह सकते हो, ठीक है। आप जिसमें छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें चाहिए वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन के अलावा कुछ नहीं हो सकता बेटा। ये एक ऐसा कैपिटल है जो हमारे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डबल कर देगा। अगर मेरी अच्छी लेबर है तो अच्छी लेबर मुझे प्रोडक्शन अच्छा निकाल के देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, यानी जिसमें ज़मीन है, लेबर है और क्या है? कैपिटल है। ये मेरा क्या हो गया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम एक एक सिंगल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे
कि पालमपुर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। तो पालमपुर में कौन सी एक्टिविटी होती है? फार्मिंग एक्टिविटी। तो जो पॉपुलेशन है भारत की अगर बात करें तो मेनली जो पॉपुलेशन है वो किस पे बेस्ड है बेटा? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो पालमपुर में जो लोग हैं वो 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो किस पे अपनी आजीविका कमाती है, यानी किससे पैसा कमा रही है? वो लैंड से कमा रही है, अबाउट 75%। ठीक है, तो हम अगर आगे इसकी बात करें और बाकी कल्टीवेशन कर रही, तो कल्टीवेशन का तरीका मैंने तुम्हें आप लोगों को पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कुएं वगैरह से खेती की जा रही है, यानी इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। अभी हमने ऐसा डिस्कस किया कि भाई मेरे पास ज़मीन सेम है, या तो मैं उस पर फसल उगा लूँ या मैं उस पर खेती कर लूँ, मेरे पास ज़मीन उतनी ही रहेगी। ठीक, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ठीक है कि हम उस पर क्या उगाएं। तो सेम लैंड पे उगाने के लिए हमारे पास वैरायटी ऑफ फसल्स है। तो हमारे पास सीज़न 3 है, खरीफ सीज़न, रबी सीज़न, जायद सीज़न। अभी हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी खरीफ जब बरसात वगैरह आती है तो वो सीज़न खरीफ सीज़न कहलाता है। ठीक है, जब हम वहाँ पे खरीफ की फसल बोते हैं तो आपने देखा होगा बाजरा वगैरह इसी सीज़न में लगाया जाता है। फिर रबी की फसलें आती हैं, ठीक है, जिसमें मेनली हम गेहूँ वगैरह चावल वगैरह उगाते हैं, तो इसको रबी का सीज़न। फिर जायद वगैरह जिसमें वाटरमेलन वगैरह उगाए जाते हैं, वो जायद का सीज़न है। लेकिन इंडिया में जो मेनली दो सीज़न है, वो दो सीज़न है, एक रबी का और एक खरीफ का। खरीफ जब बारिश हो जाए, रबी जब सर्दी आ जाए। ठीक है, मेनली समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो आप ये बाजरा वगैरह फसलें देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो मेनली फसल है वो वीट है, बाजरा है, शुगर केन है और पोटैटो है। तो ये फसलें न केवल पालमपुर में बल्कि आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा होने वाली फसलों में से एक है। तो ये फसलें मेनली फसलें कहाँ पे हैं? पालमपुर में। यानी यहाँ पे किस किस की खेती होती है? वीट की। वीट मैंने अभी आपको बताया था कौन से सीज़न में उगाई जाती है? ये रबी सीज़न में उगाई जाती है। फिर हमने इसके बाद में बाजरा पढ़ा। बाजरा कौन से सीज़न में है? बाजरा खरीफ की फसल है। शुगर कैन 12 महीने, और पोटैटो वगैरह अपनी नीड्स पूरी करने के लिए सब्जी वगैरह की। तो ये मेनली फसलें हैं, इस सीज़न में अलग अलग सीज़न में अलग अलग फसल उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे पढ़ रहे हैं पालमपुर में और क्या क्या होता है। पालमपुर में 1960 के बाद किस ग्रीन रिवॉल्यूशन आया? बेटा सबसे पहले आप ये समझो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या। 1967 के बाद जब हमें लगा कि हमारे देश में जो मेनली बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर है, लेकिन हम इतना ही प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक नया रिवोल्यूशन यूज़ करने की सोची, जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये हमारे देश में 1960s में आया, जिसमें हम लोगों ने अच्छे एग्रीकल्चर सीड्स का इस्तेमाल किया। HYV सीड्स का इस्तेमाल किया। HYV सीड्स का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसमें हमें ज़्यादा उपज आए। तो आप लोगों ने संकर बाजरा का नाम सुना होगा, या हाई यील्डिंग देने वाले या ग्राफाइट पौधे का नाम सुना होगा। ये सब इसी की उपज है कि इसी समय पर ये सारी चीज़ें भारत में आई। ठीक है दोस्तों, तो इस सीज़न के बाद में हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पेस्टिसाइड्स का, डैम्स वगैरह, इरिगेशन मोटर्स में हमने कैनाल वगैरह बनाया, पंप सेट्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, फार्म मशीन्स का इस्तेमाल किया, डीजल का इस्तेमाल किया, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से क्या होने लगा? ग्रोथ करने लगा। यानी हम जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थी उससे हम डायरेक्ट किस में आ गए? मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर आ गए। यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके हमने अपने प्रोडक्शन को कहीं गुना तेज आगे बढ़ा लिया। तो ये हमने मॉडर्न टेक्निक जो फॉरेन्स में चलती थी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे ये क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से
बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारे 3 जगह के जो फार्मर्स थे, यानी हम फार्मर्स बात करें पंजाब वालों की, हरियाणा वालों की, तो ये तेज़ी से क्या होने लगे, ग्रो करने लगे। तो आपने ये देखा होगा जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होने लगा, बहुत सारा एग्रीकल्चर होने लग गया। इसके बाद में यहाँ पे ट्यूबवेल्स का इरिगेशन के लिए HYV सीड्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होने लगा। तो दोस्तों इसमें सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, अभी हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आए कि HYV सीड्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हो। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, वर्किंग कैपिटल क्या है। चौथा कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वो पांचवा, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में बदल बदल कर आते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आगे। तो दोस्तों अब हम ये पढ़ेंगे कि लैंड सस्टेन कौन कौन सी होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सी, तो जो लैंड होती है वो नेचुरल रिसोर्स है, यानी ये हमें किसने दिया है, नेचर ने दिया है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जब हमारी फर्टिलिटी कम थी, तो हमने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल तेज़ी से शुरू कर दिया और हमने जो हमारा ग्राउंड वाटर था उसका इस्तेमाल किया, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया इरिगेशन के लिए। लेकिन इससे हमें एक नुकसान हुआ कि जो हमारा वाटर था वो धीरे धीरे डेप्लीसिट होने लगा। ठीक है, तो इससे हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो गई। आप जितना केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करोगे उससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आने वाले समय में जो हमारी ये लैंड है वो क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि जो पालमपुर का विलेज है तो लोगों के पास कितनी क्या ज़मीन है। तो आपको हमने पहले बताया कि पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ थी। इसमें से 150 फैमिलीज़ ऐसी थी जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, बाकी जिसके पास ज़मीन है 240 फैमिलीज़ हैं जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं जिनके पास 2 हेक्टर 1 हेक्टर यानी 2 हेक्टर से भी कम यानी 4 बीघा से भी कम जो ज़मीन है वो इन लोगों के पास है। ठीक है, तो 450 फैमिलीज़ हैं जिसमें से 150 करीब है और बाकी जिसमें से 240 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम ज़मीन है। तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था दलित लोग भी रहते हैं, यहाँ पे अमीर लोग भी रहते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस है। ये टोटल हमारे भारत का जो सिनेरियो है उसके बारे में बताता है। तो आपने ये पिक्चर्स में देखा होगा कि किसान अपने खेतों में लेबर इंसेंटिव्स तक नहीं कर रहे हैं, किसान पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, किसान बैलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मॉडर्न मीन्स का इस्तेमाल देख रहे होंगे कि अभी जो पहले काम बैलों वगैरह से होता था, जो काम किससे होता था, बैल वगैरह से होता था, अब वो चेंज होकर किस में होने लगा है, उसमें ट्रैक्टर वगैरह का और न्यू मॉडर्न टॉप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यहाँ की किसान यहाँ पे एडवांस हो गए हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पे कल्टीवेटेड जो लैंड एरिया था वो कितना है 55.4% और अनकल्टिवेटेड कितना रह गया यहाँ पे 44.6%। ठीक है, नंबर्स ऑफ फार्मर जिस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में यानी 85% है और जो मीडियम और सेमी मीडियम लार्ज फार्मर्स हैं वो कितने हैं, मात्र 15%। ठीक, तो आपने ये देखा होगा। अब हमारे पास लेबर कौन, तो लेबर के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग बात करते हैं कि मीडियम लेवल की, कि वो कितना मार करते हैं यानी गरीब कितना करते वगैरह। ठीक है, तो जो गाँव में जो लेबर होती है वो मेनली जिसके पास ज़मीन नहीं होती यानी जो लैंडलेस होते हैं वो दूसरे के यहाँ पे काम करते हैं, या जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है तो वो थोड़ा अपने घर पे काम करते हैं या अपने खेतों में काम करते हैं और बाकी काम दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करते हैं। तो ऐसे ही 2 एग्जांपल दिए हैं, एक हमें डाला का दिया है। ठीक है, डाला को कितना रुपये मिलता है पर डे, 300 रुपीज़। तो वहीं डाला 300 रुपीज़ वहाँ पे दाढ़ी है, मतलब एक दिन 300 रुपये मिलते हैं एक दिन के।
लेकिन उसको वो मिल कितने रहे 160। क्यों? क्योंकि वहाँ हेवी कंपटीशन है और वहाँ इतने सस्ते, इससे भी कम पे दामों पर आराम से मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है, इससे भी आसानी से मजदूर मिल जाते हैं। इसके बाद में हमने ये पढ़ा, रामाकली के बारे में पढ़ा। रामाकली भी एक लैंडलेस लेबर है, ठीक है, उसके पास इतना नहीं है। तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे लेबर्स की इतनी कम रेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं। क्योंकि सस्ते में मजदूर मिल रहे हैं तो जो गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस हैं वो उनको देनी जाती है और उससे कम, यानी ये तकरीबन भारत के जितने भी गांव हैं उन गांवों की हालत बयान करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो खेती है, खेती के लिए तो हम बात करेंगे खेती के लिए क्या ज़रूरी, वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया। कैपिटल का मतलब है जो पैसा होता है, यानी जो हम अपनी खेती पे खर्च कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं तो जितना उगाएगा वो अपने ओन कंजप्शन के लिए उगाता है, तो उसके बाद ज़्यादा पैसा नहीं बच पाता है। लेकिन इन कंपेरिजन अब हम बड़े फार्मर्स की बात करें तो उनके पास सुविधा अच्छी होती है, पैसे वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का, ट्रैक्टर वगैरह का, जिससे वो खूब पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो देखने की बात दिखने की मिली, यानी जो गरीब किसान है उसके पास इतने मॉडर्न टर्म्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जो अमीर है उसके पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर वो पैसा बचाता है और लोगों को ब्याज पर पैसा देता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। हमने अभी फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो किससे रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर से। हम अब ऐसी एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। जो सहायक एक्टिविटीज़ है, सहायक एक्टिविटीज़ का मतलब आप सब जानते हो, जैसे आपके गांव में डेयरी हो गया, या छोटे स्केल पे कोई बिजनेस हो गया, या ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने वाला बिजनेस हो गया। तो जनरली ऐसे बिजनेस को कौन से बिजनेस कहते हैं बेटा, स्मॉल स्केल बिजनेस। तो सबसे पहले डेयरी का बिजनेस आप सब जानते होंगे कि किसान खेती के साथ साथ पशुओं को पालता है और पशुओं का दूध वगैरह वो बेचता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है गांव में जो स्मॉल स्केल पे की जाती है। इसके अलावा वहाँ पे छोटे छोटे मैन्युफैक्चर हब्स होते हैं जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह यानी ऐसे टूल्स का बनाए जाते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे ट्रैक्टर के पार्ट्स हो गए, ट्रॉली वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये आपस में चलते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और गांव की सबसे बड़ी जरूरत वो क्या होती है, शॉप्स होते हैं, किराने के शॉप्स, जहाँ पर लोग अब टूथपेस्ट वगैरह, ब्रशेस वगैरह, यानी अपनी डिटेल की चीज़ें किसान कहाँ से खरीदता है, शॉप से खरीदता है। यानी पालमपुर में या गांव में या कहीं भी आपको ऐसी शॉप्स आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको मैंने पहले बताया, बुल कार्ड, जीप वगैरह, यानी ट्रेडिंग करने के लिए। तो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा, तो आपको सिचुएशन कंपेयर करवाई थी, डाला कि यहाँ पे लोगों को काम क्यों मिलता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो जारी रखने के लिए बेल आइकन सब्सक्राइब को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।